Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, MCQs के series में in the previous video we talked about clauses in detail and I'm thrilled to see your messages, your responses. जो आपके साथ एक वर्कशीट का एक असाइनमेंट का लिंक शेयर किया गया उसमें आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गॉट 17+ मार्क्स. तो बहुत अच्छा लगा कि आप बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को ले रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं. स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज की उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं क्लॉजेस से मुताबिकत खाता है, कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता है. तो अगर आपने क्लॉजेस की वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत आसान होने जा रहे हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप टॉप राइट कॉर्नर से उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं. आपकी आसानी के लिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं. आज के डिस्कशन में फ्रेजेस को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो क्लॉज को डिफाइन हमने करते हुए 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखा था. सबसे पहले कि क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है. और दूसरी चीज उसमें ये थी क्लॉज में सब्जेक्ट भी मौजूद होता है और उसमें वर्ब भी मौजूद होता है. उसी में से एक पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे, जो फ्रेज है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका एक पहला पॉइंट लिखता हूं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाज दफा फ्रेज एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है. इन केस ऑफ नाउन फ्रेज हम एक सिंगल वर्ड को भी नाउन फ्रेज बोल सकते हैं. लेकिन जो जनरल कॉन्सेप्ट है फ्रेजेस के बारे में 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल तक हम स्टूडेंट्स को बताते हैं, फ्रेज जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सिंगल वर्ड फ्रेज नहीं होता. ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा. सेकेंडली, हमने क्लॉजेस में देखा था कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना लाजमी है. लेकिन स्टूडेंट्स, फ्रेज के केस में अगर आपका सब्जेक्ट मौजूद है तो उसमें वर्ब नहीं होगा, और अगर वर्ब मौजूद है तो सब्जेक्ट नहीं होगा. ठीक, मैं इसको एक दफा आपको रिपीट करवा देता हूं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. नंबर 1, अगर उसमें सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब नहीं होगा, और अगर उसमें वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं होगा. इस तरीके से हम फ्रेज को समझ सकते हैं. अब चलते हैं इसकी टाइप्स की जानिब, और इसके सब टाइप्स को हम जब अलग अलग देखेंगे और उनकी एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो हमें ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. स्टूडेंट्स, सबसे पहले वी हैव नाउन फ्रेज, देन जेरेंड फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, infinitive phrase, then a positive phrase, and we have verb phrase, prepositional phrase, adjective phrase, adverb phrase and absolute phrase. अब आप कहेंगे कि क्लॉजेज जब हमने पढ़े थे वो तो काफी आसान थे ना, क्योंकि एक मेन क्लॉज हो गया, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. चलो, मेन क्लॉज की तो टाइप्स ही नहीं थी, जान छोटी. जो सबऑर्डिनेट क्लॉज था उसके सिर्फ 3 ही तो टाइप्स थी, और वो हमने ऐसे ऐसे समझी और बस हमारा काम हो गया. फ्रेज से अल्लाह बचाए, क्योंकि इसमें तो 10 टाइप्स हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है. ये सारी के सारी इंशाल्लाह बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस होंगी. इनकी एग्जांपल्स देखेंगे, इसके बाद एक एक्सरसाइज करेंगे, मिनी एक्सरसाइज करेंगे, वहां पे पहचानने की कोशिश करेंगे, और एंड पे कहेंगे आप कि ये फ्रेज थे यार, ये तो बहुत आसान थे, मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था. ठीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि इसको बहुत अच्छे से समझें. सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट्स नाउन फ्रेज की जानिब, और इसके नाम से जाहिर है ये नाउन है. अच्छा, इससे हट के मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि नाउन की प्लेसमेंट क्या होती है किसी भी सेंटेंस में. नॉर्मली जब हम एक सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो जो नाउन है ये या तो सब्जेक्ट प्लेस पे होता है या तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे होता है. ठीक है, तो नाउन है इसका मतलब है या तो वो सब्जेक्ट प्लेस पर होगा या ऑब्जेक्ट. जाहिर है फिर पीछे वर्ब भी रह जाता है, तो वर्ब प्लेस पे तो नहीं होगा ना, तो या तो सब्जेक्ट प्लेस पे होगा या तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे होगा. अब एक एग्जांपल लिख के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हम नाउन फ्रेज को कैसे समझेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक सेंटेंस से. मैं लिखता हूं, आई सॉ अ ब्यूटीफुल कार. I saw a beautiful car. याद रखिएगा कि नाउन फ्रेज को तलाश करने के लिए सबसे पहले नाउन को तलाश कीजिए. इस सेंटेंस में आपको नाउन क्या नजर आ रहा है? ऑब्वियसली कार. अब इस कार के साथ जो भी डिटर्मिनर्स हैं, जो उसमें एडजेक्टिव भी हो सकता है, उसमें कोई आर्टिकल भी हो सकता है, आप उसको साथ में ला लें. अ ब्यूटीफुल कार, एक खूबसूरत गाड़ी. तो आपने देखा कि इस कंस्ट्रक्शन में, इस एक्सप्रेशन में अ ब्यूटीफुल कार में जो हेड वर्ड है दैट इज अ नाउन, जो कि यहां पे इस एग्जांपल में कार है. ठीक है, तो इसके साथ हमने डिटर्मिनर्स को मिलाया तो ये हमारे पास बन गया नाउन फ्रेज. स्टूडेंट्स, नाउन फ्रेज को समझने के लिए एक ट्रिक है कि जो भी चीज वर्ड को आंसर करेगी वो नाउन होगी. ठीक है, मैं सिर्फ नाउन की बात कर रहा हूं, फिर मैं आपको नाउन फ्रेज पे लेके आता हूं. हर वो चीज जो वर्ड को आंसर करेगी वो नाउन होगी. मैं अपने स्टूडेंट से नॉर्मली क्लास में पूछता हूं कि बच्चों मुझे ये बताओ कि मेरी जेब में डैश है, बताओ भाई मेरी जेब में क्या है.
तो बच्चे वहां पे जितने भी रिस्पॉन्सेज देते हैं मैं कहता हूं ये देखिए नाउन है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे कहते हैं कि सर आपकी जेब में कार्ड है, आपकी जेब में वॉलेट है, आपकी जेब में मार्कर है, आपकी जेब में पैसे हैं, आपकी जेब में कुछ भी वो गैस करते हैं। एक बच्चे ने तो कहा सर आपकी जेब में सुराख है, तो मैंने कहा सुराख भी तो नाउन है। तो जितनी भी चीजें आप गेस करेंगे जो वर्ड को आंसर करेंगी वो हमेशा नाउन होंगी। ठीक है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि सर आपकी जेब में तो उड़ना है, सर आपकी जेब में तो तैरना है, आप कभी भी ऐसा गेस नहीं करेंगे, इतनी इनेटनेस हमारे अंदर होती है। ठीक है, तो आई सॉ व्हाट, मैंने क्या देखा, अ ब्यूटीफुल कार, एक खूबसूरत गाड़ी। तो अब ये वर्ड को आंसर कर रहे हैं तो ये मेरे पास नाउन फ्रेज होगा, क्योंकि वर्ड को जो भी चीज आंसर करेगी वो क्या होगी, नाउन होगी। आपने 90s में कमर्शियल भी देखी होगी, आप तो 90s के नहीं होंगे, लेकिन 90s में कमर्शियल चलती थी नाज पान मसाला की, कमर्शियल देखिएगा। क्या बता दो ना, नाज पान मसाला, नाज पान मसाला। अब इसमें देखिए मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, तो आगे से आंसर आता है नाज पान मसाला। तो इसका मतलब है जो भी आपकी मुट्ठी में है वो नाउन ही है, तो नाज पान मसाला भी उसमें नाउन है। बहरहाल नाउन फ्रेज वर्ड को आंसर करते हैं, आई सॉ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। एक और एग्जांपल समझते हैं जो वर्ड के अलावा भी हो। ठीक है, इस एग्जांपल को देखिएगा, माय मदर कुक्ड अ डिलीशियस मील। अब आप मुझे ये बताएं कि इस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन्स हैं। अच्छा, इसमें एक नाउन है मदर और दूसरा नाउन है इसमें मील, ये दो मेरे पास नाउन है। अब जरा मैं इनके साथ जो डिटर्मिनर्स उनको मिला के देखता हूं, ये बन जाएगा माय मदर और ये बन जाएगा अ डिलीशियस मील। ठीक है, ये दोनों मेरे पास नाउन फ्रेजेस हैं। कैसे पता चला, माय मदर कुक्ड व्हाट, मेरी मां ने क्या पकाया, अ डिलीशियस मील, एक मजेदार खाना। तो ये तो वर्ड को आंसर कर रहा है, ये जो पोर्शन है ये वर्ड को आंसर कर रहा है, और वर्ड का जो भी आंसर होगा जाहिर है वो कोई चीज ही होगी, तो जो भी चीज है वो हमारे पास नाउन की तरह बिहेव करती है। इस कंस्ट्रक्शन में आप देखिए हु कुक्ड अ डिलीशियस मील, आंसर होगा माय मदर। तो ये जो पोर्शन है ये हु को आंसर करे, जाहिर है हु का भी जो जवाब होगा वो कोई इंसान ही होगा, रोबोट भी हो सकता है, कोई बेजान चीज भी हो सकती है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जाहिर है डैश कुक्ड डैश, डैश ने डैश को पकाया। तो एक सब्जेक्ट प्लेस पे और एक ऑब्जेक्ट प्लेस पे। आई होप कि आपको समझ आ गई है कि नाउन जो है उसको देखने के लिए अगर वो हु को आंसर कर रहे हैं, वो वर्ड को आंसर कर रहे हैं, दोनों कंस्ट्रक्शन में वो नाउन की तरह बिहेव करेगा। फ्रेज तो ये है ही है क्योंकि इसमें 3 वर्ड्स हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं, इसमें नाउन मौजूद है, इसमें सब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन वर्ब मौजूद नहीं है। ओनली वर्ब फ्रेज में वर्ब मौजूद होता है, बाकी सब में सब्जेक्ट मौजूद होता है, वर्ब मौजूद नहीं होता। आई होप कि आपको नाउन फ्रेज बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम जेरेंड फ्रेज की जानिब, और मैंने इंटेंशनली इन जेरेंड फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज को यहाँ पे रखा ताकि एक ही वक्त में दोनों कंसेप्ट आपके साथ में शेयर कर सकूं। यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए, आई रिपीट, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए तो वो 3 ही तरीकों से बिहेव कर सकती है, या तो वो नाउन होगी, या वो मेन वर्ब होगी, या वो एडजेक्टिव होगी। अगर तो वो नाउन है तो हम उसको जेरेंड बोलेंगे, ठीक है। अगर वो मेन वर्ब या एडजेक्टिव है तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। पार्टिसिपल के 2 टाइप से हम नेक्स्ट डिस्कशन में उसको देखेंगे, लेकिन हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। मैं यहां पी आर और पी यहां लिखता हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको बोलेंगे। आई होप कि आपको यहां तक ये पता चल गया कि जेरेंड क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। अब एक पॉइंट तो क्लियर है कि जेरेंड फ्रेज वो फ्रेज होगी जो जेरेंड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। Swimming in the ocean is my hobby. Is my hobby, is my favorite hobby. Swimming in the ocean is my hobby. अब अगर यहां पे मैं कर दूं इसको अंडरलाइन, स्विमिंग इन द ओशन डैश इज माई हॉबी, ये क्या हो गया? जो चीज व्हाट को आंसर कर रही थी, व्हाट इज माई हॉबी स्विमिंग इन द ओशन, जो चीज व्हाट को आंसर कर रही थी वो तो हमने पढ़ा वो नाउन फ्रेज होता है। यहां पे तो हम इसको जेरेंड फ्रेज बोल रहे हैं, बिल्कुल नाउन फ्रेज होता है। इसीलिए मैंने इसको नाउन के बाद जेरेंड लिखा, जेरेंड के बाद पार्टिसिपल लिखा, उसके बाद इन्फिनेटिव लिखा, क्योंकि ये डिस्कशन में भी आपके साथ करने जा रहा हूं। आंसर तो ये वर्ड को कर रहे हैं, नाउन का ही केस है जेरेंड फ्रेज, क्योंकि जेरेंड भी तो नाउन की तरीके से बिहेव करता है। तो आपने ये करना है कि डैश इज माई हॉबी, ये तो वर्ड को आंसर कर रहा है, लेकिन क्योंकि स्टार्ट एक जेरेंड से हो रहा है तो इसलिए हम ये कहेंगे हमारे पास जेरेंड फ्रेज है। इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया और इस सेंटेंस में नाउन के तौर पे काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो जेरेंड के साथ जो भी फ्रेज स्टार्ट होगी उसको हम बोलेंगे वो हमारे पास जेरेंड फ्रेज है।
एक और एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स। अब इस एग्जांपल में देखें, आई लाइक रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स। आई लाइक व्हाट? आई लाइक रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स। लेकिन ये स्टार्ट क्योंकि एक जेरेंड से हो रहा है, तो वो फ्रेज जो जेरेंड से स्टार्ट हो उसको हम कहेंगे वो हमारे पास जेरेंड फ्रेज है। आई होप के आपको जेरेंड फ्रेज भी क्लियर है। अब चलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज पे। थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, अभी हमने पार्टिसिपल पे डिस्कशन की कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो और वो मेन वर्ब के तौर पे बिहेव करे या एडजेक्टिव के तौर पे बिहेव करे, तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, ये तो अभी हमने डिस्कशन की। अब पास्ट पार्टिसिपल किसे बोलते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का दूसरा नाम है पास्ट पार्टिसिपल, अगर वो मेन वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे बिहेव करे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मेन वर्ब के तौर पे आ रही है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एडजेक्टिव के तौर पे बिहेव करिए तो उसको भी प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर मेन वर्ब के तौर पे बिहेव कर रही है तो हम उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर एडजेक्टिव के तौर पे बिहेव करिए तो उसको भी पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। और पार्टिसिपल फ्रेज वो फ्रेज है जो किसी पार्टिसिपल से स्टार्ट हो, वो बेशक प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो। रनिंग लेट फॉर द मीटिंग, he hurried out। ठीक है, रनिंग लेट फॉर द मीटिंग he hurried out। अब ये पूरा पोर्शन रनिंग लेट फॉर द मीटिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कहूंगा ये मेरे पास पार्टिसिपल फ्रेज है। आई होप कि अभी आपको समझ आ रही है क्योंकि हमने पार्टिसिपल की डिस्कशन पहले कर ली है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसपे पास्ट पार्टिसिपल इन्वॉल्व हो। शॉक्ड बाय द न्यूज, she dropped the cup। shocked by the news, she dropped the cup। अब ये जो पोर्शन है shocked by the news, ये पोर्शन एक पास्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रहा है तो हम कहेंगे ये हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, आई रिपीट कि वो फ्रेज जो किसी पार्टिसिपल से स्टार्ट हो हम उसको पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। अब चलते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज की जानिब। अब स्टूडेंट्स इन्फिनेटिव क्या होता है? जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू लगा दें तो आप कहेंगे ये हमारे पास इन्फिनेटिव है। किसी भी वर्ब को देख लें, रन, राइट, प्ले, ये सारे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं। इनसे पहले जरा टू लगा के देखें तो बन जाएगा टू रन, टू राइट, टू प्ले। किसी भी एग्जाम्पल के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, तो वो फ्रेज जो किसी इन्फिनेटिव से स्टार्ट होगी उस फ्रेज को हम इन्फिनेटिव फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज वर्किंग हार्ड टू गेट अ न्यू जॉब। ही इज वर्किंग हार्ड टू गेट अ न्यू जॉब। तो यहां पे देखें टू गेट अ न्यू जॉब, क्योंकि एक इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रहा है ये पोर्शन, ये जो फ्रेज है ये इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रहा है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये टू है और ये गेट फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्योंकि एक इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो ये फ्रेज हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाएगी। यहां पे एक बात बड़ी जरूरी समझने वाली है कि ही इज वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, टू गेट अ न्यू जॉब, इस पूरे का ताल्लुक वर्किंग के साथ है। वर्किंग तो मेरे पास वर्ब है तो इसका मतलब ये एडवर्ब फ्रेज हुई। तो आपने देखा कि इन्फिनेटिव फ्रेज एडवर्ब के तौर पर भी बिहेव करती है, तो इसमें आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसको इन्फिनेटिव फ्रेज क्यों बोलते हैं, फिर इसको एडवर्ब फ्रेज क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इन्फिनेटिव से स्टार्ट होती है। इसको नॉन फ्रेज क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये तो वर्ड को आंसर कर रही है, लेकिन क्योंकि ये पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रही है तो हम इसको पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। इसी तरीके से ये जो पोर्शन है रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स, ये भी वर्ड को आंसर कर रहा है, इसको हम नाउन फ्रेज क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये बिहेव तो नाउन की तरह कर रहा है लेकिन स्टार्ट एक जेरेंड से हो रहा है। तो यहां पे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो आंसर वर्किंग को कर रहा है तो ये एडवर्ब में जाना चाहिए। हालांकि हम इसको एडवर्ब फ्रेज बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको कहेंगे हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है। एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे इन्फिनेटिव फ्रेज नाउन के तौर पे एक्ट करेगा। माय ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर।
अब यहां पे देखें, माई ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर में मैं यहां पे इसको अंडरलाइन करूं, टू बिकम अ डॉक्टर। अब ये भी एक इंफिनिटिव से स्टार्ट हो रहा है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन माई ड्रीम इज व्हाट इज माई ड्रीम, टू बिकम अ डॉक्टर। अगेन ये एक इंफिनिटिव फ्रेज है, लेकिन बिहेवियर नाउन की तरह कर रही है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये इंफिनिटिव फ्रेज है जो नाउन के तौर पे बिहेव कर रहा है। पिछले एग्जांपल में वो एडवर्ब के तौर पे बिहेव कर रही थी, यहां पे इंफिनिटिव जो है वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। आपने देखा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू हो रहा है जो कि इंफिनिटिव है, तो हम इसको इन्फिनिटिव फ्रेज बोलते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आप मिक्स अप नहीं कर रहे और एक अच्छी खासी बिरयानी का पुलाव या एक अच्छी खासी बिरयानी की खिचड़ी नहीं मचा रहे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे ये सारा समझने के बाद कि आज की जो हमारी डिस्कशन है वो एक अच्छी रेसिपी के तौर पे, एक अच्छी बिरयानी के तौर पे सामने आई है, खिचड़ी बनी है सारी की सारी। आई होप कि ये एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। देन वी हैव ए पॉजिटिव फ्रेज, और आपको याद होगा जब हमने नाउन की डिस्कशन की थी उसमें हमने पॉजिटिव नाउन की डिस्कशन की थी कि वो क्या होता है। मैं एग्जांपल लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। मिस्टर सईदुर रहमान, यहाँ पे आप कॉमा लगा दें या इसमें सेमी कॉलन लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का पर्पस यहाँ पे सेम है। मिस्टर सईदुर रहमान माई फेवरेट टीचर कॉमा लिव्स इन रावलपिंडी। तो यहां पे देखें माई फेवरेट टीचर, ये हमारे पास एक पॉजिटिव फ्रेज है। जब आपने किसी एक नाउन के बारे में डिस्कशन की, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपने दे दी, ठीक है। जैसे मैं कहूं चीता, फिर कॉमा लगा दूं या सेमी कॉलन लगा दूं, आगे लिखूं द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट, फिर कॉमा लिव्स इन अफ्रीका या फाउंड इन अफ्रीका। तो इस तरह की फॉर्म में जब भी आएगा तो हम ये कहेंगे हमारे पास एक पॉजिटिव फ्रेज है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई। अब हम चलते हैं वर्ब फ्रेज की जानिब, और नाम से जाहिर है कि इन सब में तो हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा था तो वर्ब नहीं आ रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्ब में वर्ब तो लाजमी आएगा। जब वर्ब आएगा तो फिर सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो जो भी वर्ब का पोर्शन होगा फ्रेज की फॉर्म में उसको हम बोलेंगे हमारे पास वर्ब फ्रेज है। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी हैज बीन वर्किंग हार्ड since 1990। She has been working hard since 1990। अब यहां पे वर्ब का पोर्शन क्या है? Has been working, ये इसका वर्ब का पोर्शन है और यही हमारे पास वर्ब फ्रेज है। बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको ये यहां से समझ आ रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। The project has not been completed yet। The project has not been completed yet, इसमें देखें has not been completed, ये जो पोर्शन है ये वर्ब का पोर्शन है, तो हमने कह दिया ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है। नॉट बीच में इसलिए आया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो जो भी वर्ब का पोर्शन है हम उसे बोलेंगे वो हमारे पास वर्ब फ्रेज है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन वी हैव प्रेपोजिशनल फ्रेज। जैसा कि नाउन ने आपको थोड़ा बहुत तो तंग किया होगा कि नाउन वर्ड को आंसर कर रहा है, फिर अगले एग्जांपल में जेरेंड में भी वर्ड को ही आंसर हो रहा है, पार्टिसिपल में भी वर्ड को आंसर हो रहा है, इन्फिनेटिव में भी एग्जांपल में वर्ड को आंसर हो रहा है। तो आपने कहा ये नाउन जो है डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है, यही काम प्रेपोजिशनल फ्रेज में भी होगा। लेकिन प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज इसीलिए मैंने इकट्ठे लिखे हैं ताकि आपको जो कंसेप्ट बिल्ड हो रहा हो वो कहीं ना कहीं ब्रेक ना हो। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, वेबसाइट्स पे देखा होगा, की बुक्स में देखा होगा कि नाउन फ्रेज के बाद वर्ब फ्रेज होगा, फिर एडजेक्टिव फ्रेज होगा, और जब वापस हम प्रेपोजिशनल फ्रेज पे आएंगे तो वहां पे फिर एक कंसेप्ट रिपीट हो रहा होगा। तो मैंने ये सारे वर्ड वाले आपको एक ही तरफ से लिख के दे दिए ताकि आपको एक ही गो में सारी चीज समझ आ जाए। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज की डेफिनेशन है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज वो फ्रेज है जो एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है, बात ही खत्म, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं। द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू हिम, ठीक है। द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू हिम। अब यहां पे ऑन द टेबल एक फ्रेज है और प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, तो हम कहेंगे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑन द टेबल का ताल्लुक तो बुक के साथ है और बुक तो नाउन है, और वो फ्रेज जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे उसको तो एडजेक्टिव बोलते हैं, तो ये तो एडजेक्टिव है। लेकिन आपने सिर्फ ये देखा कि ये फ्रेज एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, तो आपने इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल दिया। अब ये बिहेव एडजेक्टिव के तौर पे भी कर सकती है और ये बिहेव एडवर्ब के तौर पे भी कर सकती है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। सर परेशान क्यों ना हो, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा, जब एमसीक्यूज आएंगे, तो वहां तो हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे। अगर ये एग्जांपल आती है तो वहां पे प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है, एडजेक्टिव फ्रेज भी है, फिर क्या करें? ये सवाल तो आपका बहुत काम का है।
स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल ये प्रेपोजिशनल फ्रेज की भी दी और एट द वेरी सेम टाइम ये एडजेक्टिव फ्रेज भी है। तो ये दो ऑप्शन वहां पे मौजूद इकट्ठे नहीं होंगे, इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हुए तो यहाँ पे टेक्निकली वहां पे बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी वाला ऑप्शन भी मौजूद होना चाहिए। समझ आ रही है आपको? तो ये आप इसे कैसे बोलेंगे कि ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, और आप इसको कैसे बोलेंगे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है। तो दोनों चीजों में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो सकता। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने कंसेप्ट क्लियर करना है और आपने समझना है कि प्रेपोजिशनल क्यों कहते हैं इसको एडजेक्टिव क्यों कहते हैं। फंक्शन के पर्सपेक्टिव से ये एडजेक्टिव है, क्योंकि स्टार्ट प्रेपोजिशन से हो रही है तो ये प्रेपोजिशनल है। अब देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। एडजेक्टिव फ्रेज वो होता है जो एडजेक्टिव के तौर पे बिहेव करता है, और एडजेक्टिव क्या होता है? वो लफ्ज जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। अब वो फ्रेज पूरी की पूरी जो किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी, हम कहेंगे वो एडजेक्टिव फ्रेज है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इन रेड शर्ट इज माई फ्रेंड। ठीक है, द बॉय इन रेड शर्ट, सेंटेंस था द बॉय इज माई फ्रेंड या दैट बॉय इज माई फ्रेंड। इन रेड शर्ट का ताल्लुक किसके साथ है? बॉय के साथ है, जो कि नाउन है। तो वो लफ्ज जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। वो ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेज की हम पर्सपेक्टिव से बात करते हैं क्योंकि फ्रेज की डिस्कशन चल रही है। वो फ्रेज जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी, हम उसे बोलेंगे वो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, देन वी हैव एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब क्या होता है? वो लफ्ज जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, अगेन वो लफ्ज जो किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करे, या वो लफ्ज जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। उन तीनों अल्फाज को एक ही वक्त में तीनों काम नहीं होंगे। एक ऐसा लफ्ज है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उसे बोलेंगे एडवर्ब है। एक ऐसा लफ्ज जो किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उसको भी एडवर्ब बोलेंगे। एक ऐसा लफ्ज जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास एडवर्ब होगा। ठीक है, अब एडवर्ब फ्रेज की क्या एग्जांपल है? ही ड्रोव विद ग्रेट केयर। ठीक है, तो यहां पे विद ग्रेट केयर, इस पूरे एक्सप्रेशन का, इस पूरे फ्रेज का ताल्लुक किसके साथ है? ड्रोव के साथ है, जो कि वर्ब है। ठीक है, वो लफ्ज जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा, और वो फ्रेज जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगी वो एडवर्ब फ्रेज होगी। अब यहां पे देखें, ये जो फ्रेज है एडवर्बियल फ्रेज है, ये एडवर्बियल फ्रेज की सब टाइप कौन सी है? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ, बताएं मुझे, वो फ्रेज जो हाउ को आंसर करे, वो एडवर्ब जो हाउ को आंसर करे, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट वी हैव एब्सोल्यूट फ्रेज। और एब्सोल्यूट फ्रेज के बारे में सुनिएगा कि वो धोखेबाज है बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे हम उसको फर्स्ट लुक में देखते हैं तो हमें लगता है कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। तो उससे आपने धोखा बिल्कुल नहीं खाना। दिखने में लगता है कि वो सेंटेंस है, लेकिन हकीकत में वो सेंटेंस नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, उसमें कोई ऑक्सिलरी मिसिंग होते हैं, कोई ऑक्सिलरी वर्ब उसमें मिसिंग होता है। और सेकेंडली कि वो पूरे एंटायर सेंटेंस पे कमेंट कर रहा होता है। आई होप यू आर फेमिलियर विद इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स। यहां देखें कि वो वर्ड है जो पूरे सेंटेंस पे कमेंट कर रहे हैं और सेंटेंस के शुरू में आए, इसीलिए हम इसको इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स बोलते हैं। एब्सोल्यूट फ्रेज भी कुछ ऐसा ही काम करता है कि ये एंटायर सेंटेंस पे कमेंट करते हैं। अब जरा इसकी एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करें। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग विद एक्साइटमेंट शी गेव द स्पीच। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, हर वॉइस ट्रेम्बलिंग विद एक्साइटमेंट। दिखने में ही लग रहा है कि कंप्लीट सेंस आ रही है, एक सेंटेंस मालूम होता है, लेकिन हर वॉइस वॉज ट्रेम्बलिंग विद एक्साइटमेंट होता फिर तो बात ठीक थी, लेकिन यहां पे कुछ मिसिंग है, यानी कि ऑक्सिलरी मिसिंग है। तो दिखने में ऐसे लगता है कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, और हर वॉइस ट्रेम्बलिंग विद एक्साइटमेंट, ये पूरे सेंटेंस पे शी गेव द स्पीच, इस पे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी फ्रेज को हम कहते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट फ्रेज है। आई होप कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आए। एक दफा इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये एग्जांपल्स बहुत अच्छे से सहने बैठ जाए और इसकी बेस पे आप बाकी एग्जांपल्स कर सके। स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं कुछ सेंटेंसेस। 5 एग्जांपल्स हैं आपके सामने, मैं अंडरलाइन करूंगा इसमें से पोर्शन, एंड यू आर सपोज टू टेल मी कि ये कौन सी फ्रेज की टाइप है। नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, उसकी सारी टाइप्स देखेंगे। और फिर हम देखते हैं कि ये जो आज की हमारी डिस्कशन है, ये खिचड़ी बनी, एक पुलाव बनी, या आप बहुत मजेदार से एक बिरयानी की सूरत में आपके सामने आई। ठीक है, तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, अ क्लासिक नॉवल बाय विलियम गोल्डिंग, इज वेरी फेमस। अब मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, कुछ ऊपर ही चला गया, चलो कोई बात नहीं। अ क्लासिक नॉवल बाय विलियम गोल्डिंग, तो आप मुझे बताएं कि ये क्या है।
स्टूडेंट्स, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, सेमीकोलन या कॉमा कुछ भी यहां पे हो सकता है। अ क्लासिक नॉवल बाय विलियम गोल्डिंग। अब ये इसी को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की केस को हम कहते थे ये हमारे पास ए पॉजिटिव फ्रेज। नाउ शी वॉक्ड थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, शी वॉक थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। अब एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो हम कहेंगे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। आप इसको ये भी कह सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज भी कह सकते हैं। शी वॉक्ड, ये वेयर को आंसर कर रहा है, ठीक है। तो वेयर को जो आंसर करेगा वो एडवर्ब फ्रेज भी होगा। प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब के तौर पे यानी कि एडवर्ब फ्रेज के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। थर्ड एग्जांपल इज ही माइट हैव फॉरगॉटन द कीज एट होम। इसमें अंडरलाइन पोर्शन है माइट हैव फॉरगॉटन। अब डिपेंड करता है कि जो अंडरलाइन पोर्शन है वो क्या है। अगर मैं अंडरलाइन पोर्शन इसको ना करता, मैं लिखता ही माइट हैव फॉरगॉटन द कीज, तो द कीज फिर क्योंकि वर्ड को आंसर कर रहा तो नाउन फ्रेज हो जाता। यहां पे अंडरलाइन किया माइट हैव फॉरगॉटन। तो आप बताइए क्या है स्टूडेंट्स। ये जो पोर्शन है ये क्योंकि वर्ब का पोर्शन है जिसमें हमारे पास मॉडल वर्ब भी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा वर्ब फ्रेज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस इज द गर्ल एक्सट्रीमली टायर्ड फ्रॉम वर्क फेल अस्लीप। इसमें अंडरलाइन में करता हूं एक्सट्रीमली टायर्ड फ्रॉम वर्क। अब आप मुझे बताएं इस पूरे पोर्शन का ताल्लुक जो है गर्ल के साथ है जो कि नाउन है, तो हम इसे बोलेंगे ये एडजेक्टिव फ्रेज है। स्टूडेंट्स, यहां पे एक पॉइंट नोट करें कि जब हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया, वहां पे जो एडजेक्टिव फ्रेज की एग्जांपल थी वो एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही थी। तो हमने कह दिया था कि वो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो एडजेक्टिव के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। यहां पे ये प्रेपोजिशन से नहीं स्टार्ट हो रहा तो ये प्योरली हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। लास्ट इज हिज आर्म्स फोल्डेड अक्रॉस हिज चेस्ट, ही वेटेड फॉर द रिस्पॉन्स। अगर मैं इसको अंडरलाइन करूं, हिज आर्म्स फोल्डेड अक्रॉस द चेस्ट, अक्रॉस हिज चेस्ट, तो आई होप कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये धोखेबाज है। दिखने में लग रहा है कि कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट एक सेंस दे रहा है, लेकिन यहां पे हिज आर्म्स वर फोल्डेड, हिज आर्म्स आर फोल्डेड ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब यहां पे ऑक्सिलरी मिसिंग है। तो ये जो पोर्शन है ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है ये एब्सोल्यूट फ्रेज है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब चेक होगा आपकी असाइनमेंट में कि असाइनमेंट में आप कितने अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और वो आपका चेक है कि आपको ये टॉपिक कितना अच्छा समझ आया। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल बी देयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।